वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 10th एमडीकेट 2024 सीरीज में केमिकल बॉन्ड में से चैप्टर नंबर पहला जो हमारा है वो है एटॉमिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया या आयोनिक रेडिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि देखें कि एटॉमिक रेडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, या मेटालिक रेडिया या आयोनिक रेडिया में, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को पहले समझने से मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जो टॉपिक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है। कौन सा हमारे पास, जिसको हम नाम देते हैं किसका, है शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। कौन सा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है। देखिए शील्डिंग इफेक्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो एटॉमिक रेडिया होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। तो ये इस शील्डिंग इफेक्ट को आप नाम दे सकते हैं किसका, एज स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहलाता है। क्वेश्चन होता है कि ये शील्डिंग इफेक्ट है क्या या स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। देखिए कि अगर हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं कि शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये फोर्थ शेल, और ये फिफ्थ शेल। अब देखेंगे एक वो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो आखिरी शेल में मौजूद होता है, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज आउटर इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, जिसको आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, जिसको आप आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास ये इनर शेल में मौजूद होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि मौजूद होते हैं। हम इनको नाम देते हैं किसका, एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। कौन से हमारे पास, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, जहां इनर इलेक्ट्रॉन्स भी आप इनको कह सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पहले अपना जो न्यूक्लियर फोर्स लगाता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा, जो फोर्स बचा वो इस इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा, जो फोर्स बचा वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा। तो उसके बाद जो फोर्स बचेगा वो फोर्स लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या है कि 100 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो उसमें से क्या होगा कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट 80% फोर्स क्या करते हैं कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, अपनी तरफ क्या करते हैं कि रोक देते हैं। उसके बाद बाकी मेरा फोर्स जो बचेगा वो कितना बचेगा, फोर्स बचेगा 20 न्यूटन का फोर्स बचेगा। तो जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे न्यूक्लियस का फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स, उस पे क्या होता है कि फोर्स ऑफ न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। जैसे फ्री हो जाएगा तो न्यूक्लियस से क्या होता है कि ये दूर हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जिन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होगा कि ज्यादा इफेक्ट होगा, कि जिनको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस फोर्स कम लगाता है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या होते हैं कि काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम के अंदर, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडिया के ऊपर क्या होता है कि एक बड़ा सा इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं किसकी, इस शील्डिंग इफेक्ट की, कि ये शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है। ये जो शील्डिंग मेरा इफेक्ट होता है, ये शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर, इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जिस एटम के अंदर जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उस एटम के अंदर क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिस एटम के अंदर ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि कम होता है। उसके बाद ये जो, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम, एक पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट जो हमारे पास होता है, शील्डिंग हमारे पास जो इफेक्ट होता है, ये अगर हम अक्रॉस द पीरियड्स की बात करें, ये पीरियड्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन अक्रॉस पीरियड्स सेम रिमेन कांस्टेंट। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड्स रिमेन कांस्टेंट्स होती है। तो अक्रॉस द पीरियड जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, ये शील्डिंग इफेक्ट रिमेन क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट्स होता है। किसकी वजह से रिमेन कांस्टेंट्स होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड सेम होता है। क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। सेम सेल्स की वजह से क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड्स क्या होता है कि ये कांस्टेंट्स होता है। अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, अगर टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, डाउन द ग्रुप की बात करें,
तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये क्या होता है कि इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ते जाते हैं, साइज क्या होती है कि इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो ये चीज आपने पढ़ी। अब हम डिस्कस करते हैं, किसको हम डिस्कस करते हैं? अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियाई को। किसको? एटॉमिक रेडियाई को हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि एटॉमिक रेडिया क्या होता है। पहली पॉइंट्स, 3 टाइप के हमारे पास रेडिया होते हैं, 4 टाइप के। नंबर 1 एटॉमिक रेडिया, आयोनिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया, वंडरवाल रेडिया और मेटालिक रेडिया। मतलब आप ऐसा समझें, जिन भी एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बना हुआ है, उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बना हुआ है, चाहे मेटालिक हो, चाहे हमारे पास वंडरवाल बॉन्ड्स हो, चाहे हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना 2 एटम्स के बीच में, उसको हम नाम देते हैं, किसका? रेडियाई का नाम देते हैं। नंबर 1 पॉइंट, किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना, मतलब कि उसकी पोजीशंस आपको पता हो तब आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी, क्योंकि रेडियस होता है कि न्यूक्लियस से लेकर, जो मेरा न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब कि जो मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं, किसका? एटॉमिक रेडियाई का नाम देते हैं। और ये रेडियस हमें तब पता चले जब हमें इस इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस के बारे में पता हो। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है एक रैंडम फॉर्म में, तो वो कंटिन्यूअली क्या होता है कि रिवॉल्व करता रहता है, कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता। तो एक एटॉमिक रेडिया कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक रेडिया कैसे फाइंड करेंगे? इस वजह से हम कहते हैं कि, क्योंकि आप देखिए ना, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये तो कहीं पे भी मौजूद होगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस मालूम करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ 2 न्यूक्लियर ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, किसी भी 2 एटम्स के बीच में जो रेडियस होता है उसको जब हम हाफ करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं, एटॉमिक रेडिया का नाम देते हैं, कैटायनिक रेडिया का नाम देते हैं, एनायनिक रेडिया का नाम देते हैं, कोवेलेंट रेडिया का नाम देते हैं, या मेटालिक रेडिया का नाम देते हैं। पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडिया की। तो मैं कहता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू, किसके बीच में? लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, हमें उसको नाम देता हूं, किसका? लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैं उसको नाम देता हूं, किसका? एटॉमिक साइज का नाम देता हूं, एटॉमिक रेडिया का नाम देता हूं। कि वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस किसी भी एटम के, ये मेरा क्या है कि न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल, जो डिस्टेंस हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, हम उस रेडियस को नाम देते हैं, किसका? एटॉमिक रेडियाई का नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं कोवेलेंट रेडियाई की ना, कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है कि 2 एटम्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक मेरा ये न्यूक्लियस, एक मेरा ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को जब मैं हाफ करता हूं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटॉमिक न्यूक्लियर इज नोन एज अ कोवेलेंट रेडियाई। जो मेरा डिस्टेंस 2 एटम के, 2 न्यूक्लियस के बीच में होता है, जब मैं उसको न्यूक्लियस को मैं क्या करता हूं कि हाफ करता हूं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। आयोनिक जो रेडियाई होता है ना, आयोनिक रेडियाई में 2 चीजें होती है। कौन सी? आयोनिक रेडियाई में एक होता है कैटाइन, एक मेरा होता है एनाइन। तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। कैटायनिक रेडिया अलग होता है, एनायनिक रेडिया अलग होता है। इन दोनों को हम नाम देते हैं, किसका? आयोनिक रेडिया का नाम देते हैं। मेटालिक रेडिया हमारे पास क्या होता है कि 2 मेटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फ्री इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से 2 एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं। मैं कहता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेटालिक एटम्स, जब आप हाफ डिस्टेंस करते हैं, द डिस्टेंस हाफ ऑफ द बिटवीन 2 मेटालिक न्यूक्लियर, कि जब आप 2 मेटालिक एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, आप उसको जब हाफ करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है एक मेटालिक रेडिया कहलाता है।
तो ये चीज आपकी क्लियर रही कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या कहलाता है, द डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास न्यूक्लियस टू लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक रेडिया कहलाता है। नंबर 1 पॉइंट्स, एटॉमिक रेडियस को आप फाइंड करते हैं किसमें, एटॉमिक रेडियस को हम एंगस्ट्रॉन में क्या करते हैं कि मेजर करते हैं, किसमें मेजरमेंट्स करते हैं, एंगस्ट्रॉन में हम क्या करते हैं कि इसका यूनिट यूज करते हैं। और वन हमारे पास जो एंगस्ट्रॉन होता है वो बराबर होता है 10 पावर हमारे पास 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये भी पॉइंट्स आपके क्लियर हो। अब आते हैं किसके ऊपर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एटॉमिक रेडिया। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडिया क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडिया क्या होगा। नंबर 1 पॉइंट्स, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं किसकी, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं। एटॉमिक रेडिया जो होता है, एटॉमिक रेडिया जो हमारे पास होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, नंबर ऑफ पीरियड के साथ। किसके साथ, नंबर ऑफ पीरियड्स के साथ, नंबर ऑफ शेल के साथ। नंबर ऑफ शेल के साथ क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। किसके साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एनर्जी लेवल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके साथ, एनर्जी लेवल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मेरा एटॉमिक रेडिया होता है, मेरा एटॉमिक रेडिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, शील्डिंग इफेक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके साथ, शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मेरा एटॉमिक रेडिया होता है, एटॉमिक रेडिया जो होता है, एटॉमिक रेडिया जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, ये इनवर्सली समझे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, जेड इफेक्ट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसे समझे कि न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडिया क्या होगा, कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम होगा तो एटॉमिक रेडिया क्या होगा कि कम होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम की। फ्रॉम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम में क्या होगा, देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम में जो मेरा एटॉमिक रेडिया होता है, एटॉमिक रेडिया होता है, एटॉमिक रेडिया क्या करता है कि इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, रीजन क्या होता है, रीजन मेरे पास 3 ही होते हैं ड्यूट किसकी वजह से। नंबर 1 शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से टॉप टू बॉटम में डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। उसके बाद रीजन ये होता है कि ड्यू टू द नंबर ऑफ पीरियड्स टॉप टू बॉटम में क्या होते हैं कि बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होते हैं कि बढ़ जाते हैं, शेल्स बढ़ जाते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टॉप टू बॉटम क्या होता है कि बढ़ जाता है। उसके बाद टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी क्या होता है कि इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हो जाता है, एटम से काफी ज्यादा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडिया जो होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। टॉप टू बॉटम में जो एटॉमिक रेडिया होता है वो इंक्रीज होता है किसकी वजह से, वो इंक्रीज होता है इस वजह से क्योंकि टॉप टू बॉटम में जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से, जेड इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होता है कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा टॉप टू बॉटम में डाउन द ग्रुप में क्या होगा कि एटॉमिक रेडिया एलिमेंट्स का काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। जैसे कि पहला होता है कि हाइड्रोजन्स जिसके अंदर जस्ट 1 शेल होता है। उसके बाद होता है लिथियम शेल्स जिसमें 2 शेल्स होते हैं। सोडियम होता है, सोडियम में 3 शेल होते हैं। उसके बाद पोटेशियम होता है जिसमें 4 शेल होते हैं। उसके बाद रुबिडियम होता है जिसमें क्या होते हैं कि 5 शेल्स होते हैं। शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रही है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडिया भी क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज। तो पीरियोडिक टेबल में आप कहेंगे तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है एटॉमिक रेडिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है। किसकी वजह से बढ़ता है, आप ये 4 रीजंस बता सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ पीरियड्स, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भी हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उस पे क्या होंगे कि 3 फैक्टर्स होंगे। नंबर 1 शील्डिंग पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, देखिए कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मेरा एटॉमिक रेडिया होता है, जो मेरा एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक रेडिया होता है, वो क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, देखिए अभी मैंने कहा कि जो मेरा एटॉमिक रेडिया है, जो मेरा एटॉमिक साइज है,
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? न्यूक्लियर चार्ज के साथ। ये इनवर्सली एटॉमिक रेडिया जो मेरा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? शील्डिंग इफेक्ट के साथ। जो मेरा एटॉमिक रेडिया होता है, जो मेरा एटॉमिक रेडिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? ये नंबर इसके साथ, पीरियड के साथ, पीरियड नंबर के साथ, एन नंबर के साथ। एंड जो मेरा एटॉमिक रेडिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? कि एक नंबर पीरियड के साथ, शेल के साथ, एनर्जी लेवल के साथ। तो क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडिया डिक्रीज, किसकी वजह से? आप कह सकते हैं कि ड्यू टू रिमेन कांस्टेंट, ड्यू टू कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, बराबर होता है। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पास सेम पीरियड होता है। क्या होता है? सेम पीरियड होता है, पीरियड चेंज नहीं होते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर एक ऐसा एलिमेंट्स जिसमें मैं आपको कहूं कि ये मेरा एलिमेंट से सोडियम, उसके बाद जैसे मेरा एलिमेंट से मैग्नीशियम, ये मेरा एलिमेंट से एल्यूमिनियम, उसके बाद मेरा एलिमेंट से सिलिकॉन, उसके बाद ये फास्फोरस, उसके बाद ये सल्फर, क्लोरीन, और ये मेरा नियॉन एलिमेंट्स है। देखेंगे कि इन सब एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड है। सेम पीरियड की वजह से इन सब का शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि सेम, बराबर है। लेकिन क्या हो रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। कौन सा? कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन्स, 14 प्रोटॉन्स, 15 प्रोटॉन्स, 16 प्रोटॉन्स, 17 प्रोटॉन्स, और ये मेरे 18 प्रोटॉन्स। मैंने देखा कि पीरियड सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ा है। आप सोचेंगे कि फिर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी तादाद बढ़ता है। भले इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़े, एक प्रोटॉन्स 1836 एमयू ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन्स 1836 एमयू क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? एक इलेक्ट्रॉन से। तो जो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो उनका जो मास हो रहा है वो काफी ज्यादा डबल हो रहा है। तो क्या होता है कि आप ऐसे समझे कि ये जो मेरा एक एटम है जिसके अंदर 2 पीरियड्स है, किसका है? सोडियम का है। 3 पीरियड्स इसके पास है। इस मैग्नीशियम के एटम के पास भी क्या है कि 3 पीरियड्स है। इस एल्यूमिनियम के पास भी क्या है कि 3 पीरियड्स है। इस सिलिकॉन के पास भी क्या है कि 3 पीरियड्स है। और इस फास्फोरस के पास भी क्या है कि 3 पीरियड्स है। क्लोरीन के पास भी क्या है कि 3 पीरियड्स है। नियॉन के पास भी क्या है कि 3 पीरियड्स है। तो लेकिन क्या होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद काफी ज्यादा बढ़ा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ा है। तो क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? जेड इफेक्टिव। पीरियड सेम है सब में। जेड इफेक्टिव की वजह से 11 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स, 13 प्रोटॉन्स, ये 14 प्रोटॉन्स, ये 15 प्रोटॉन्स, ये 16 प्रोटॉन्स, ये 17 प्रोटॉन्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स का तादाद बढ़ रहा है तो जो पीरियड के जो नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं, नंबर ऑफ ये जो मेरे नंबर ऑफ क्या है कि प्रोटॉन्स हैं, ये क्या हो गए हैं? बढ़े हैं। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वाले को काफी ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखते हैं। जैसे अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में बिल्कुल करीब हो जाएगा। तो जो एटॉमिक रेडिया होगा वो क्या होगा कि डिक्रीज होगा। तो क्या होता है कि सोडियम का एटॉमिक रेडिया ग्रेटर देन, मैग्नीशियम ग्रेटर देन, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन, सिलिकॉन ग्रेटर देन, फास्फोरस ग्रेटर देन, सल्फर, क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे नियॉन का क्लोरीन से एटॉमिक रेडिया क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से इंक्रीज होता है? कि ये मेरा नियॉन नहीं है, ये आर्गन है। कि एटॉमिक नंबर 18 जो होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो जो इस एलिमेंट का एटॉमिक रेडिया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटर देन हो जाता है। किसकी वजह से ग्रेटर होता है वो आपको लास्ट में बताऊंगा कि किसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेटर होता है, वो लास्ट में बता दूंगा रिजल्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ा है तो प्रोटॉन्स आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो क्या होता है कि उनकी साइज जो होती है वो क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है, वो एटम सुकर जाता है। किसकी वजह से? जेड इफेक्ट की वजह से। तो इस वजह से मैंने कहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडिया डिक्रीज होता है ड्यू टू द शेल इफेक्ट कांस्टेंट्स, सेम पीरियड्स होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा कि एटॉमिक रेडिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
अब बात करते हैं किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। कौन सी, कि जब मैंने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया तो वो 1 पॉजिटिव चार्ज बन चुका। आप ऐसे समझे कि है। अब हम बात करते हैं किसकी, आयोनिक रेडिया की बात करते हैं कि व्हाट इज द आयोनिक रेडिया, क्या होता है। कि हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, आयोनिक रेडिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आयोनिक रेडिया क्या होता है। देखिए आयोनिक रेडिया सिंपल है कि कैसे, कि आयोनिक रेडिया में आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड्स जो बनता है वो आयोनिक बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि लॉस करता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो वो केटायन की क्या करता है कि फॉर्मेशंस करता है, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। जो मेरा नॉन मेटल एलिमेंट्स होता है, कौन सा, नॉन मेटल एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि गेन करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आती है वो एनायन की फॉर्मेशंस करता है, एनायन की फॉर्मेशंस करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। अब देखें कि जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा कि लॉस करेगा, अगर जो मेरा मेटल एलिमेंट्स से जो मेटल एलिमेंट्स होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है कि लॉस कर रहा है तो उसमें प्रोटॉन्स का तादाद ग्रेटर देन हो जाता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अगर प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा तो जो मेरा जेड इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। और मैंने अभी कहा था कि जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, तो उस एटम की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस एटम की जो साइज होगी, एटॉमिक रेडिया होगा, जो आयोनिक रेडिया होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, केटायन की वजह से। अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का तादाद होता है वो ग्रेटर देन प्रोटॉन से हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा तो जो मेरा जेड इफेक्ट होगा, जो मेरा जेड इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर जेड इफेक्ट कम हो रहा है तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या होगा कि जो मेरा एटॉमिक रेडिया होगा या जो मेरा एनायनिक रेडिया होगा, वो एनायनिक रेडिया जो मेरा होगा, वो एनायनिक रेडिया जो होगा वो क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे केटायन की बात करेंगे और हम बात करेंगे किसकी, एनायनिक की बात करेंगे। पहले बात करते हैं किसमें, पीरियड में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, पीरियड में। एक मेरा एलिमेंट सोडियम में, दूसरा मैग्नीशियम में, थर्ड मेरा एलिमेंट्स एल्यूमिनियम में। तो जो केटायनिक रेडिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, चार्ज ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज होगी वो उसका जो केटायनिक रेडिया होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। केटायनिक रेडिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द मेटल। क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो ये सोडियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 1 बन जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन सी होगी, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है 2p6 3s1 होता है, तो वो उन्होंने लॉस किया तो 2p6 हो गया। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सी आ जाएगी, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसके अंदर भी 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो 1s2 2s2 2p6 आ गया। इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो ये +3 बन जाता है। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 और ये 2s2 और ये 2p6 हो जाएगा। ये सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। हम इसको नाम देते हैं किसका, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का नाम देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का नाम देते हैं। कौन सी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, सबके अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और 11 क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। 12 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का तादाद है वो क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स का तादाद है। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। जब किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तादाद सेम होता है ना,
हम उसको नाम देते हैं किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगी, तो उसमें साइज क्या होगी। जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो, जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो, उस वक्त जो एटॉमिक साइज होता है, जो एटॉमिक रेडिया होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, चार्ज ऑफ एटम के ऊपर। किसके ऊपर, चार्ज ऑफ द एटम के ऊपर। जितना एटम का चार्ज ज्यादा होगा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, उतनी उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को, 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को, 13 प्रोटॉन्स ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम की जो साइज होगी वो ये हो जाएगी ज्यादा, बिल्कुल कम हमारे पास एल्यूमिनियम की साइज सबसे मतलब कम, सोडियम की साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की साइज बिल्कुल कम हो जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि उसके पास जेड इफेक्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबकी सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नियान की। कौन सी, नियान की। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं वो किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है नियान का। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे किसका होता है, नियान का। सोडियम 1 लॉस करे किसका होता है, नियान का। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे किसका, हीलियम का होता है। तो ये चीजें आप याद रखना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में साइज जो होती है, एटॉमिक रेडिया जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, चार्ज ऑफ द एटम के साथ, केटायन के साथ। हमने कहा कि दूसरा हमारे पास नॉन मेटल्स, जैसे कि मेरे पास नॉन मेटल्स में कौन से, कि ये मेरा फास्फोरस है, ये मेरा सल्फर है, ये मेरा क्लोरीन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। फास्फोरस के ऊपर -3, -2, -1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक नंबर 16, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। तो ये क्या करता है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि 15 क्या है कि प्रोटॉन्स का तादाद है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है कि 6, उसके बाद 3s2, 3p क्या होता है कि 3 होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज -3, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद 18 हो जाएगा। इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का तादाद 18 हो जाएगा। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का तादाद 18 हो जाएगा। तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्लोरीन, ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लेकिन क्या हो रहा है कि हमने कहा कि जो एटॉमिक साइज होता है, जो एटॉमिक रेडिया होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, चार्ज के साथ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा, जितनी चार्ज ज्यादा होगी एटम के ऊपर, जितनी चार्ज एटम के ऊपर ज्यादा होगी तो क्या होगा कि उतने इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज्यादा। मतलब कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तादाद जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, प्रोटॉन से। देखेंगे यहाँ पे प्रोटॉन 16, 17 प्रोटॉन्स थे। अगर हमारे पास 15 प्रोटॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, 16 तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 17 तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा होती है, मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तो इस वजह से क्लोरीन का जो साइज होगा, क्लोरीन का जो साइज होगा, आप ऐसे समझिए कि फास्फोरस का साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद क्या होगा कि क्लोरीन का साइज बिल्कुल कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन्स का तादाद क्या है कि वो कम है। आप ऐसे समझे कि अगर प्रोटॉन्स का तादाद ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स से, तो उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है कि कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ती है। फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतनी साइज ज्यादा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतनी साइज ज्यादा होती है, जितने प्रोटॉन्स ज्यादा उतनी साइज क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से प्रोटॉन्स का तादाद बढ़ा है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो आप समझे कि जो क्लोरीन की साइज होगी वो बिल्कुल कम होगी, बाकी की क्या होगी, काफी ज्यादा होती है। उसके बाद ये जो आयनिक रेडिया होता है टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम में जो होता है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि इंक्रीज होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। टॉप टू बॉटम में
जो मेटालिक रेडिया होता है, सॉरी जो आयनिक रेडिया होता है, वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। किसकी वजह से? इस वजह से क्योंकि आयोनाइजेशन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि डिक्रीज होती है। जितनी आईपी का वैल्यू क्या होगा कि कम होगा ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो आसानी से आयनिक बॉन्ड्स बना सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नॉन मेटालिक होता है, उसमें भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम होता है। टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि ये इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। तो इस वजह से ये पॉइंट्स आपकी क्लियर होने चाहिए। बाकी जो मेरा कोवेलेंट रेडिया होता है, कोवेलेंट रेडिया जो होता है, हम कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ द टू एटॉमिक न्यूक्लिया इज नोन एज कोवेलेंट रेडिया। दूसरी बात कि कोवेलेंट रेडिया जो होगा, कोवेलेंट रेडिया जो होता है वो डिपेंड्स करता है तीन चीजों के ऊपर। नंबर वन, कोवेलेंट, मेरा जो कोवेलेंट रेडिया होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ। जैसे कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स बना होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड्स बना होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स बना होता है। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं उतना जो मेरा रेडियस होता है ना, वो क्या होता है कि कम हो जाता है। जितने बॉन्ड्स कम होंगे उतना रेडियस क्या होगा कि ग्रेटर देन होगा। ये कोवेलेंट रेडिया की बात कर रहा हूं। दूसरा कि कोवेलेंट रेडिया जो होता है वो डिपेंड्स करता है साइज ऑफ एटम के ऊपर, साइज ऑफ एटम के ऊपर। कि जो कोवेलेंट रेडिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ? साइज ऑफ एटम के साथ, साइज ऑफ एटम के साथ। अगर एटम की साइज ज्यादा होगी, उसका ऐसे समझे कि ये जो मैंने फैक्टर्स बताए, ये सारे फैक्टर्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मेरा कोवेलेंट रेडिया होता है, कौन सा कोवेलेंट रेडिया, ये पोलरिटी के साथ डिपेंड करता है, नॉन पोलरिटी के साथ डिपेंड करता है। अगर पोलरिटी ज्यादा होगी तो एटम्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनका जो कोवेलेंट रेडिया होगा वो क्या होगा कि कम होगा। तो कहता हूं कि ये पोलरिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोलरिटी के साथ, पोलरिटी ज्यादा तो एटम कोवेलेंट रेडिया क्या होगा? कम होगा। पोलरिटी कम होगी तो कोवेलेंट रेडिया जो होता है वो क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें आपकी याद हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन से पोटेंशियल एनर्जी को, कि आईपी का वैल्यू क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा।